अमित शाह। चलिए, ममता बनर्जी के लिए एक खुश खबर है, क्योंकि भवानीपुर में कम से कम ममता बनर्जी अपना गढ़, अपना चुनाव क्षेत्र बचा पाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि चौथे दौर की गिनती में ममता बनर्जी 8,482 वोट से इस वक्त आगे चल रही है और शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं वहां पर। तो ये काफी बढ़त है, लेकिन अभी भी वहां पर बीजेपी 182 पर पहुंच गई है, 182 पर वहां पर पहुंच गई है। 16 राउंड्स वहां पर अभी भी बाकी है, लेकिन 181 पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहुंच गई है। 105 पर तृणमूल कांग्रेस वहां पर अटकी हुई है। हिमांशु, जिसका जिक्र अंजना ने किया था, उस पर 2 लाइन में और ऐड करना चाहूंगा। 5 मायने अगर हम भारतीय जनता पार्टी के जीत के अगर देखें बंगाल के भीतर, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर सरकार 2029 के चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती, इस तरीके से चुनौती को मात, हिंदुत्व की राजनीति का एक नया दौर यहां पर शुरू होगा। मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर पार्टियों को बड़ा झटका और पूरब से पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी का केसरिया लहराएगा। गंगोत्री से गंगा सागर तक। कितनी बड़ी बात हिमांशु पार्टी के लिए? इसमें देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा को मुद्दा बनाया। मैंने पहले भी कहा था, उद्योगीकरण को बनाया, बेरोजगारी को बनाया, उसके साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए 7th पे कमीशन की घोषणा की और छोटी छोटी जातियों को वहां पे ओबीसी के साथ जोड़ना, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से ध्रुवीकरण करना और एक मुस्लिम राजनीति, जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, उसके खिलाफ जो है वोटर्स को ये समझा पाना कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आएगी, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। और यही चीज है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके बुना। 2016 में 3 सीटें, 21 के अंदर 77 सीटें जीतना, और अब जो है लगभग ये कह सकते हैं कि जिस तरीके के रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे है। 2016 में गृह मंत्री अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल जो है वो तब आएगा जब त्रिपुरा, बंगाल और केरल में सरकार बन जाएगी। तो 2 राज्यों के उसमें से त्रिपुरा में तो तुरंत सरकार बन गई थी, लेकिन ममता और उसके बाद बनर्जी के वजह से बंगाल का गढ़ वो रुकवाने की कोशिश। केरल के भीतर भी हम देख सकते हैं कि वहां पर बीजेपी की एंट्री केरल के भीतर भी हो चुकी है। पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी एनडीए की सरकार वहां पर बनते हुए नजर आ रही है। केरल में भी 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस वहां पर आगे चल रही है। बीजेपी शायद 1 सीट वहां पर जीत सकती है, जबकि तमिलनाडु में भी उम्मीद की जा रही थी कि डीएमके और टीवीके के बीच में संघर्ष होगा, लेकिन वहां भी बीजेपी प्लस यानी एआईडीएमके प्लस नंबर 2 के सिचुएशन पर रुझानों में प्रदीप भंडारी भी कह रहे थे, उस पर एक कमेंट मैं आपसे चाहती हूँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई, और उस आर्ग्यूमेंट में दम भी है कि हम जहां पर हिंदू वोट्स में पहुंच गए हैं, हमको सिर्फ 8-10% का इजाफा चाहिए, और ममता बनर्जी जो है अगर वो जरा भी फिसलती हैं तो हम वहां पहुंच जाएंगे। 3 से 77 पर पहली बार में, उसके बाद से सीधा 181। बिल्कुल, अगर आप 2021 के चुनाव के नतीजों को भी देखेंगे अंजना जी, तो सारी कैटेगरीज में, हिंदूज की जितनी सारी कैटेगरीज हैं, तो उसमें ममता बनर्जी की पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई पड़ती है। बीजेपी को सब ज्यादा वोट मिले थे। तो जिस बात की चर्चा हो रही थी कि अगर हिंदू मतदाताओं में बीजेपी 7 से 8% वोट बढ़ा ले तो एक निर्णायक जीत दिला सकती है बीजेपी को, और थोड़ा बहुत भी अगर एंटी इनकम्बेंसी हुआ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, निर्णायक जीत क्या, ये जबरदस्त जीत कहलाएगी। 181 सीटों पर, दिस इज मैसिव। 104 सीटों पर अगर टीएमसी अटक गई। आइए आपको सुनाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने ये बंगाल में कहा था कि 1 बजे के पहले ममता दीदी बंगाल से हट जाएंगी। आइए आपको सुना देते हैं। 12 बज चुके हैं, अभी सिर्फ 12 बजे हुए हैं, और उससे पहले ये 181 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर पहुंचते हुए नजर आई। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त, और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। और गृह मंत्री अमित शाह इस बार बहुत अग्रेसिव थे। जहां जहां वो गए, उनके रोड शोज को भी मैंने कवर किया। मैंने देखा कि किस तरह से वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, और बार बार कहते थे, क्योंकि उनको हमेशा एक बात सताती है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भयभीत ना हो टीएमसी के कार्यकर्ताओं से, और इसी वजह से वो कहते थे कि टीएमसी के कार्यकर्ता अगर गुंडे होंगे तो उनको उल्टा टांग के सीधा कर दूंगा। एक जो अग्रेसिव और आक्रामक अंदाज उन्होंने अपनाया, उसकी वजह से बीजेपी का भी जो काडर था वो जमीन पर टिका रहा, और बीजेपी के कार्यकर्ता भी पूरी ताकत के साथ इस बार चुनाव में गए। सोचिए, 50 से ज्यादा तो रोड शोज, रैलीज गृह मंत्री अमित शाह ने 15 दिन वहां पर रहकर किया है।
रात में हर जगह में, कई जिलों में, हर जोन में लगभग वो रात में रुकते थे। हर सीट का मुआयना, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है। अच्छा, बाहरी वर्सेस बंगाली पर ज्यादा हमको घेरा ना जाए। हमेशा कहा जाता है कि भाई वहां खाने नहीं देंगे, मीट मछली नहीं खाने देंगे, तो उसको काउंटर कैसे करना है। और कोलकाता के बीजेपी के दफ्तर में जश्न वहां पर शुरू हो गया है। मुनीश पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। माइक रोल है ना, माइक ऑन है, ऑन है, चल 1 2 1 2 1 2। कोलकाता के बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल शुरू हो गया। इस वक्त देख सकते हैं लड्डू यहां पर बांटे जा रहे हैं और एक दूसरे को खिलाए जा रहे हैं। अब जो नंबर है, कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी है कि अब उनकी जीत पक्की है, उनका सरकार बन रहा है। लड्डू बांट रहे हैं आप, लड्डू खा रहे हैं आप लोग। अब बीजेपी का 28 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, जीरो से शिखर तक। मुझे जो आनंद आ रहा है, शायद आपको भी वैसे ही आनंद आ रहा होगा। 28 साल से आप गाड़ी चला रहे हैं बीजेपी के लिए, तो आप देख सकते हैं जो शख्स हमसे बात कर रहे थे, उनका कहना है कि 28 साल से वो बीजेपी के नेताओं की गाड़ी चला रहे थे। अब जो माहौल है यहाँ पर पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। बाहर भी आप देखेंगे उसी तरीके से लड्डू यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, एक एक करके डब्बे आ रहे हैं और उसके बाद लड्डुओं के साथ में सेलिब्रेशन हो रहा है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। नरेंद्र मोदी की फोटो है और फोटो को लड्डू आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ी जीत में महिलाओं का भी बड़ा हाथ है। बीजेपी मानकर चल रही है कि महिलाओं ने भी वोट किया और इसीलिए आप देख सकते हैं नासिक में बीजेपी का झंडा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है यहाँ पर, जिनको लड्डू खिलाया जा रहा है। मैडम क्या कहेंगे आप? आज बहुत खुशी का दिन है। ऐसा लग रहा है बंगाल के ऊपर से जो काला बादल वो हट गया है, नया सूरज निकलेगा। आज वाजपेयी जी की बहुत याद आ रही है। उन्होंने कहे थे कि कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा और अंधेरा छटेगा। आज वही है, बंगाल का अंधेरा छट गया, आज कमल खिल रहा है। बहुत खुशी के दिन है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं में खुशी है। वाजपेयी जी की लाइनें याद कर रहे हैं लोग और ये कह रहे हैं कि वाजपेयी जी ने कहा था कि कमल खिलेगा और पहली बार इतिहास में पश्चिम बंगाल की जमीन पर कमल खिलने के आसार दिख रहे हैं। जिस तरह के रुझान है, अब बीजेपी आश्वस्त हो चुकी है कि कहीं ना कहीं अब कमल खिलेगा और इसीलिए जो बीजेपी का दफ्तर है कोलकाता में, राजधानी कोलकाता में, वहां पर अब तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं। जश्न का माहौल यहाँ पर शुरू हो चुका है। कैमरामैन संजीव के साथ मुनीश पांडे, कोलकाता, आज तक। देखिए वहां पर जश्न मन रहा है और वहां कैसी खुशियां, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लोग लड्डू खिला रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिसको आप बाहरी जय श्री राम बोलने आए हैं, वो सब काम नहीं किया, क्योंकि देश एक है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और उनको लेकर जो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो इस बात की मोहताज है ही नहीं कि वो बांग्ला बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने झालमुड़ी का कनेक्ट खोज लिया, उन्होंने गंगा जी में जाकर और लोगों के साथ वो अलग अलग जगहों पर मिले। ठीक है, उन्होंने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था वो सारे मुद्दे वो उन्होंने दिखा दिए और नंबर्स भी बता रहे हैं कि उनके पक्ष में गए हैं। और ये हमारे आत्ममंथन का समय है कि अगर ये नतीजे रहते हैं तो हमें आपस में सोचना है कि ये पार्टी की ये स्थिति क्यों हुई है, ये सोचने का समय है। अगर 100 सीट पर, अगर 100 से नीचे सीट पर अगर हम जा रहे हैं तो ये दुर्भाग्यजनक है। पश्चिम बंगाल में जो काम ममता बनर्जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, ममता बनर्जी ने 50 साल का अपना जीवन, पिछले 50 साल का, जब से मैं बचपन से, जब से मैंने राजनीति देखी है, तब से ममता बनर्जी को देखा है। एक लड़ाकू नेतृत्व था उनका। अच्छा, जब राहुल जी क्यों कह रहे थे कि उन्होंने ध्रुवीकरण करके बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया? देखिए, राहुल गांधी को, देखिए क्या हुआ, जिस समय में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरप्ट किया, आशुतोष जी से भी बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि उस समय में जितनी देश की सारी पार्टियां थी, उन सबको आकर के बंगाल की धरती पे खड़ा होना चाहिए था, ममता बनर्जी के साथ खड़ा होना चाहिए था, चाहे वो स्टैलिन हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, कि ये इलेक्शन हम नहीं लड़ना है। और अधीर रंजन चौधरी क्या करें, वो बंगाल से है, वो चुनाव ना लड़े, वो बुढ़िया बिस्तर बंद करके और ये कर दें, आप उनको यूसुफ पठान को बुलाकर और उनको सांसदी का चुनाव भी हरवा दें और वो आपको कहे नहीं तुम मीठा पान खाओ। क्रिकेटर है वो, केकेआर से खेल चुके हैं, तो यूसुफ पठान अगर कलकत्ता से खेल चुके हैं और अगर वो बंगाल में आकर के
स्टार लोग बहुत से मतलब आप ये सब करते रहिए, लेकिन वो आपके लिए मगन रहे नहीं, हम तो 3 सीट नहीं रसगुल्ला खाइए टीएमसी वाले, आप मुझे बताइए 2024 का उनका सहयोग चाहिए तो आपको भी तो रीच आउट करना चाहिए था। उनके सबसे कद्दावर नेता है, आपने क्या किया? 2 सीटें थी उनके पास में, हमने 3 सीटें का ऑफर दिया था उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में, मगर उनको सीटें ज्यादा चाहिए थी, इसलिए नहीं हुआ गठबंधन उस समय में 2024 में। 2021 का जो चुनाव था उसमें भी कांग्रेस पार्टी अलग, लेकिन वही तो मैंने इससे पहले दिखाया था आपको, बड़े स्क्रीन पर, जो बड़े स्क्रीन पर आप देखिए हर क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस को नुकसान हुआ है। बर्धमान हो, जलपाईगुड़ी में तो बीजेपी का इलाका है, प्रेसिडेंसी में 60 सीटों का नुकसान करीब करीब वहां पर, यह बहुत बड़ी बात है। नहीं देखिए नुकसान क्षेत्रवार मैंने इससे पहले दिखाया। एक बार नफा नुकसान आपको दिखा देते हैं, टीएमसी की शुरुआत करते हैं। तो टीएमसी में हम शुरुआत कर रहे हैं और आपको नफा नुकसान, किसको कहां पर फायदा हुआ है, किसको कहां पर नुकसान हुआ है। तो ये बर्धमान के इलाके में आप देख रहे हैं 30 सीटों का नुकसान हुआ है सीधा ममता बनर्जी को। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्धमान वो जगह जहां पर वो इतने मजबूत थे, वहां पर उनकी ये हालत हो रही है। जलपाईगुड़ी में 3 सीटों का नुकसान, मालदा में 15 सीटों का नुकसान। इसी के साथ साथ आप देखिए मेदिनीपुर में 26 सीटों, प्रेसिडेंसी में 38 सीटों का 100 से नीचे आ गई है। अब सोचिए नर्वस 90s के शिकार भी आप हो सकते हैं पुरोहित जी। और मैं एक बात की तो आपको जरूर दाद दूंगी, क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड बहुत कम टीएमसी के लोग थे जो सच्चाई देखने को तैयार थे। आपका आकलन काफी हद तक सही था, लेकिन ये देखिए रुझानों में अगर आप देखिए तो 30 सीटों पर बर्धमान में नुकसान हो रहा है टीएमसी को। प्रेसिडेंसी देखिए ना, प्रेसिडेंसी में 38 सीटों का नुकसान, यानी जो समृद्ध इलाका है कोलकाता के इर्द गिर्द, उस जिसको आप भद्र लोक भी कहते हैं, उन लोगों ने भी पूरी तरह से ममता बनर्जी को नकार दिया। 38 सीटों पर उनका ये कहना, और टीएमसी नर्वस 90s का शिकार होती हुई दिख रही है, लेकिन अभी 99 पर है। इंतजार कीजिए, रुझान है, नतीजे आते आते अभी तो 4 सीट का रुझान भी नहीं आया है, थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। तो ये एक बार फिर से दिखा दीजिए जल्दी से। बंगाल में टीएमसी को जो बड़ा झटका लगा है, तो उसके पीछे सबसे ज्यादा वजह है ये प्रेसिडेंसी। सबसे नीचे जिसका ग्राफ है कोलकाता और उसके इर्द गिर्द जो पूरा प्रेसिडेंसी का इलाका है, यहाँ पर वहां पर 38 सीटें, नीचे आइए, नीचे 38 सीटें जो आप नीचे देख रहे हैं, ये 38 सीटें का लॉस होना बहुत बड़ा लॉस है उनके लिए। इसी के साथ मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी का ऐसा लग रहा है कि वहां पर काफी असर दिख रहा है, उन्हीं का इलाका ये माना जाता है। वहां पर आप देखिए उनको मैसिव गेन है, वैसे ही बर्धमान में भी मैसिव लॉस उनको है। अब आप बीजेपी का देखिए कि बीजेपी को कहां पर गेन हो रहा है। जाहिर तौर पर चूंकि बाइपोलर एक तरह से पॉलिटिकली अगर आप देखिए तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में ये चुनाव है, तो प्रेसिडेंसी में सारा लॉस जो वहां पर हो रहा है वो 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही हैं। वहीं मेदिनीपुर में 26 सीटों का बहुत बड़ा गेन है। वहीं पर आप देखिए मालदा में 13 सीटों का गेन है, 3 सीटों का गेन उनको जलपाईगुड़ी में है, और बर्धमान में 31 सीटों का गेन। तो ये कुल मिलाकर बता रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में अपने वोट्स को कंसोलिडेट किया है। उनका जो चढ़ाव है वो साफ दिख रहा है, और सबसे ज्यादा प्रेसिडेंसी का इलाका जहां पर बीजेपी इस बार सबसे ज्यादा आश्वस्त थी, कोलकाता की 11 की 11 सीटें 2 बार से ममता बनर्जी लगातार जीत रही थी। इस बार अगर वहां पर भी बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाई है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं मानी जाएगी। कांग्रेस और सीपीएम देखना है आपको, मैं दिखा देती हूँ। चलिए कांग्रेस का भी दिखा देते हैं, क्योंकि आलोक शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, और सीपीएम भी दिखा देते हैं। ये कांग्रेस का यहाँ पर है, लेकिन गौरव भाटिया जी इतना खुश मत होइएगा, 0-0 का स्कोर कार्ड है, ना पहले कुछ था ना अभी कुछ है, आगे पता नहीं क्या होगा। चलिए अब लेफ्ट का आपको सीपीएम का भी दिखा देते हैं जल्दी से। हम, मुझे पता है गौरव भाटिया आप मुस्कुरा रहे हैं, खबर ये भी है कि अधीर चौधरी भी पीछे चल रहे हैं। का निकाला ना तो आपका भी ऐसा ही हाल दिखेगा, इसलिए रुक जाइए। सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से देखते हैं, और ये मालदा में अधीर चौधरी भी पीछे चल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी पहले भी पीछे चल रहे थे। महारथियों की बात ये देख लीजिए ना, उससे पहले सीपीएम का भी हाल देख लीजिए क्या है, सिर्फ मालदा में 1 सीट है। और महारथियों की बात अगर हो रही है तो यही मैं आपसे कह रही थी, अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से पीछे चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपने उनको पुरोहित जी हरा दिया, और अब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को महान होकर आप लोगों को कहना चाहिए कि आप हमारी तरफ से रसगुल्ला लीजिए, और आप उनके लिए, जब उनके नेता वहां चुनाव में उतरे तब आपके ही उम्मीदवार ने उनको हरा दिया था। लेकिन कुल मिलाकर मैं जल्दी से एम पर आती हूं, क्योंकि अगर आप ये वाली सीट, एक सेकेंड,
ये वाली M पर देखेंगे तो ममता बनर्जी की सीट आ जाएगी इसमें। और ममता बनर्जी फिलहाल आगे चल रही है भवानीपुर से। तो भवानीपुर जो हॉट सीट है उसकी बड़ी लड़ाई आप यहां पर देख लीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी यहां पर आगे चल रही हैं और इसी के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी अब पीछे हो गए हैं। काफी मार्जिन हो गया है, 17,244 वोट जैसा कि आप देख रहे हैं वो ममता बनर्जी को मिल गया है। 17,244 वोट है। ये सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं, एक सेकेंड मैं आपके लिए हाईलाइट करके दिखा देती हूं। ये देखिए, ये 17,244 वोट उनको वहां पर मिल गया है। और वहीं शुभेंदु अधिकारी को अगर आप देखेंगे तो ये है उनका 8762 वोट्स। हालांकि 261 वोट, मतलब ये श्रीजी विश्वास जो है वो काफी पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये बड़ा मार्जिन फिलहाल यहां पर ममता बनर्जी ने ले लिया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर पश्चिम बंगाल की साफ है, जिसमें क्षेत्रवार तरीके से आप देखिए, अन्य जगहों पर देखिए, जबरदस्त परफॉर्मेंस इस वक्त बीजेपी की दिख रही है। और प्रेसिडेंसी के इलाके में मुझे लगता है सबसे बड़ा उनका लीड, जहां पर अगर उनको 30 से ज्यादा सीटों का फायदा हो रहा है तो ये उनके लिए एक बड़े विजय में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। 77 से 189